तो उसको दोबारा से वहां उसको बनाओ, वहां से बनाओ, रिजल्ट बना लो ये इधर से जैसे पीला पता था। चलो आप करें स्टार्ट, शुरू कर रहा है। आईडी का लॉगिन ईमेल एड्रेस अस्सलाम वालेकुम जनाब। फाइनली एमएफए तक पहुंच गए, अल्लाह करे वाकई पहुंच गए। तो अभी बेयकीनी की कैफियत में तो नहीं पड़े एमएफए कि रिजल्ट आने को सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरह से रिजल्ट जो मर्जी है, ज्यादा क्या होगा। ठीक है जी, ये ज्यादा से ज्यादा है तो फिर कम से कम क्या है। मैं सोच रहा था आप सोचेंगे कम से कम पास हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तो ठीक है मेरिट सर्टिफिकेट आ जाए या कुछ और इस तरह से। तो ये सब्जेक्ट अभी तक कैसा लगा पिछले हाफ में, इंटरवल से पहले? अकाउंटिंग आपने कहा ठीक है, बस अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, तो सर बोर्ड पे कराते जाएंगे, हम करते जाएंगे, सोचना पड़ेगा नहीं, और आहिस्ता 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 प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये इसमें थ्योरी कहाँ से आ गई, और इतनी सारी थ्योरी। ये एक पेपर हुआ करता था बीएमबीएस का, बड़ा मशहूर जमाना पेपर होता था, आप में से कुछ लोग शायद उससे गुजरे हो, ओल्ड स्कीम वाले। तो वो पेपर आईकेएफ ने खत्म किया, तो उसके बाद आईकेएफ का दिल भर नहीं रहा था, उन्होंने इतना जबरदस्त पेपर खत्म कर दिया, बड़ी अच्छी जगह पे प्लेस था, वो खत्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन आईकेएफ को दुख लगा तो उन्होंने वो बीएमबीएस को खत्म करके थोड़ा सा एमएफए में डाल दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में डाल दिया, और थोड़ा सा सीए फाइनल में डाल दिया। तो खत्म नहीं किया, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। फिर उन्होंने कहा कि इतना प्यारा पेपर बीएम यहाँ से हमने निकाला है, तो कुछ सीए फाइनल से भी यहाँ पे लेके आए। तो सीए फाइनल से 2 चैप्टर उठाए, बीएम के और एमएफए में डाल दिए। उन्होंने कहा अब ये एक मजेदार पेपर बन गया। थोड़ा सा जी, ऑनलाइन के जो हजरात हैं उनको भी कैमरा नजर नहीं आ रहा होगा, सर फेस रिवील कर दे। वाह, उन्होंने कहा सिर्फ ऑडियो लीक हुई है, आवाज नहीं आई, शक्ल नहीं आई। जी असल में अभी इस वक्त एक सेटिंग जा रही है, एक दूसरा सिस्टम। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले अपनी एक दुनिया में है। जी तो ये भाई सब सिर्फ इसी स्क्रीन को साफ नजर आ रहा है, उधर तो बहुत अंधेरा है। जी तो आईकेएफ ने सोचा कि कोई एक आध पेपर ऐसा होना चाहिए जिसकी बेस पे बच्चे ये ना कह सकें कि मैं तो बहुत अच्छा पेपर करता हूँ, आईकेएफ फिर भी पास नहीं करता। जैसे एक जमाने में फाइनल के लोग पेपर देते थे और बहुत अच्छे पेपर देते थे, उसके बाद जब वो क्वालिफाई नहीं हो रहे होते थे तो वो कहते थे आईकेएफ का सिस्टम ही गलत है। तो आईकेएफ फाइनल में ले आया एमएसए। एमएसए का फायदा ये होता है कि कोई ये नहीं कहता कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो एक ही पेपर में ना 3-4 सब्जेक्ट घुसा देते हैं, उसमें थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल भी होता है, और उनका काम चल जाता है। फिर कैफ के लिए बड़े अरसे से मनसूबाबंदी कर रहे थे कि कैफ में ऐसा क्या किया जाए। उनके पास 2 ही पेपर होते थे, या ऑडिट में रोक लेते थे या बिजनेस लॉ में रोक लेते थे। बिजनेस लॉ उन्होंने आसान कर दिया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, और ऑडिट बच्चा 2-3-4 दफा दे तो पास हो ही जाता है। तो एक पेपर उन्हें ऐसा बनाना था जो तूफानी बनाया जा सके, तो उन्होंने एमएसए 2 का एक छोटा भाई बनाया। एमएसए 2 में बीएफडी और बीएम ये 2 प्राइम सब्जेक्ट्स हैं, और थोड़े से 1-2 और सब्जेक्ट्स की 10 नंबर की मिक्सिंग है, और वो एक पेपर बन जाता है। तो उसी का एक छोटा वर्जन इन्होंने यहाँ पे बनाया है एमएफए,
कि जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस भी है, मैनेजरियल एनालिसिस भी है। जब इस पेपर आया या जब इसका नाम सुना तो सबको समझ आ गई कि अब आईकेएफ इसमें मैनेजमेंट और फाइनेंस को मिक्स करेगा। लेकिन जब ये आया सामने तो इसमें 4 चीजें थी। पता नहीं भी आपको जवाब साहब ने कितनी चीजें बताई, उन तो अपनी पसंद की चीजें बताई होंगी ना, तो मैं आपको ओवरऑल बता दूं। इसके अंदर स्टैट्स है जिसका यकीन माने अंदर कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए स्टैट उन्होंने ऐड कर दी और कोई पता नहीं सेशन के बीच में अचानक से वो खत्म भी कर दें। 2 सेशन से ये जंग जारी है। फिर इसमें फाइनेंस है जो बीएफडी से आई है। फिर इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो आईकेएफ ने थोड़ा हल्का कर दिया सब्जेक्ट, आपको दुख हुआ होगा सुन के हल्का। तो आप लोगों ने जो कॉस्ट दिया वो बड़ा लाइट सा कॉस्ट था, उसके अंदर 2 बड़े टॉपिक होते थे वो उठा के उन्होंने यहाँ एमएफए में डाल दिए थे, और फिर बीएम। तो ये 3-4 पेपर है, कॉस्ट, फाइनेंस, स्टैट और बीएम, इन सबको मिक्स करके उन्होंने एमएफए पेपर बनाया। शुरू में हमें जो सबसे बड़ा डर था वो यही था कि ऐसा ना हो कि बच्चा पेपर में जाए और एक बड़ा सा सवाल आए और वो कहे इस सवाल के अंदर पहले फाइनेंशियल एनालिसिस करो और अब थ्योरेटिकली डिस्कस करो कि इस कंपनी को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। आईकेएफ को अपना मॉडल पेपर बनाते वक्त ही समझ आ गई कि अगर पेपर इस तरह का मिक्स बनाया तो कैफ के बच्चे बिल्कुल भी नहीं पास कर सकेंगे। तो उन्होंने इस पेपर को लॉजिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आपको पता है आप पेपर में जाते हैं आपको 2 आंसर शीट्स मिलती हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए, एक न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, जिससे ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि थ्योरी का पोर्शन कुछ और लोगों के पास चेक होने जा रहा है और न्यूमेरिकल का पोर्शन कुछ और लोगों के पास। इसका मतलब है कि उनका वो इरादा नहीं रहा कि वो एक ही सवाल में थ्योरी और न्यूमेरिकल को मिक्स करें। फिर 2 अटेम्प्ट्स हमारे पास मौजूद हैं अभी तक। उन 2 अटेम्प्ट्स को देख के भी अंदाजा ये हुआ है कि उनका ये मिक्सिंग का कोई प्लान नहीं है और वो अलग अलग चल रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा पास्ट पेपर एनालिसिस वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगा कि पेपर किस तरह से है। तो दैट इज, अगर मैं स्टार्टिंग बात करूं तो ये है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फिर आपका शॉर्टकट नहीं चलेगा। वेरी गुड, 10 के ऑप्शन ही नहीं, ये लगता कुछ सस्ती वाली डर। एक मिनट, शायद ये मोड चेंज हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसको लगा कि ये एक अनरिलायबल फाइल है। मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस। इस क्लास में एक बड़ा आपको मजा आया करेगा। पहले 1 घंटे में बहुत अच्छी राइटिंग देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत और एक ही रंग की। उसके बाद अलग अलग रंगों की बड़ी गंदी सी राइटिंग। असल में जिनकी राइटिंग साफ होती है वो एक कलर में लिखे, फर्क नहीं पड़ता। जिनकी राइटिंग अच्छी ना हो उनको रंगबाजी करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो मेरी राइटिंग देख के आपको ये हौसला जरूर होगा कि अगर इनका हो गया है सीए तो फिर हम सबका हो सकता है। ठीक है, वो तो मतलब इंटरवल से पहले एक मेहनती बच्चा आपके सामने होता है, इंटरवल के बाद एक शरारती बच्चा आपके सामने होता है। तो ये एक बड़ा मजे का मिक्सचर है। आपको एक ही क्लास में 2 एक्सट्रीम वैरायटीज मिलेंगी, वो आपकी जान छोड़ेंगे ही नहीं और मैं आपको तंग करूंगा ही नहीं। वो संडे को भी बुलाना चाहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम 2 दिन पे ही अपनी पढ़ाई को ले ताकि जो है ना आप लोग जितनी अजियत वहां हो रही है थोड़ा सा कहीं तो कोई एक आसरा हो। तो फिर बड़ा साइकोलॉजिकली टाइम ऐसे रखा कि उस वक्त तो जो जुम्मे से क्लैश हो। तो फिर मैंने मैनेजमेंट से कहा जी इत्तफाकन जुम्मा आ गया, जुम्मे का दिन ऑफ कर देते। उन्होंने कहा हफ्ता तो बहुत आगे जाके आता है। अगर आपने टाइम टेबल में देखा है तो ये 4 डेज अ वीक मैनेजमेंट की क्लास है जो सिर्फ टाइम टेबल में नजर आ रहा है। थोड़ा सा आप आगे जाए, एक दफा आपने अच्छी तैयारी शुरू कर दी तो फिर वीकली आपसे टेस्ट लेना शुरू कर देंगे मंडे वाले दिन। उससे आप लोगों के पास जो पढ़ने वाले दिन है वो 3 रह जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि घर जाके आपने मेरे सब्जेक्ट को कितनी मोहब्बत देनी है और कितना फाइनेंस वाले पोर्शन को। अकाउंटिंग तो हमेशा से आपका मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, सॉरी मैं बीच में। तो आप हमेशा घर जाके फाइनेंस वाला पोर्शन ज्यादा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना ना पढ़ाया जाए जिससे पूरे वीक आप परेशान रहें, क्योंकि हमने सिलेबस भी तो जल्दी खत्म करना है। तो फिर होगा ये कि एक दिन जो है मैं सिलेबस खत्म करके आपसे कहूंगा चलो जी आप रिवाइज करते रहो। तो रिवीजन करते करते आपको 1 महीना हो जाएगा तो फाइनेंस वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। उसके 3-4 दिन बाद आईकेएफ का एग्जाम होगा आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना एक ही क्लास में 2 अलग अलग माहौल मिलने लगे हैं। मैनेजमेंट वालों ने यही सोच के 2 अलग अलग लिंक क्रिएट किए हैं, मैनेजरियल पोर्शन का अलग लिंक और फाइनेंस पोर्शन का अलग लिंक। उन्होंने ये दो कौमी नजरिए को एक साथ मिक्स ना किया जाए।
थ्योरी सब्जेक्ट का और मिजाज होता है, इसमें समझ आना जरूरी होता है और न्यूमेरिकल में आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है कि आप साथ साथ सवाल ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा, थ्योरी में मैं अजम्पशन लूंगा कि आप घर जाके थोड़ा सा पढ़ के आते हैं और अगले दिन आप जब मिले तो आपने पढ़ा हुआ होगा। जवाब साहब ये अजम्पशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आपको अगर होमवर्क भी देंगे तो अगले दिन वो आप पे जो है वो दिल ही दिल में लानत बेच के और खुद ही से आपको सवाल कराना शुरू कर देंगे ये सोच के कि आप लोग शायद ना कर सके हो, ठीक है, और आप लोग इस पे यकीन पे बैठे होते हैं कि अगले दिन सर ने कराना तो है। तो इधर वाला मजाक नहीं होगा, इधर तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इस क्लास में तो वही साथ चलेगा जो चल सके। आपको पता है जो मैनेजेरियल एनालिसिस है ये हमेशा फाइनेंशियल एनालिसिस से बहुत ऊपर होता है। आप थ्रू आउट समझते हैं कि आप अकाउंटेंट बन रहे हैं, लेकिन असल में आप मैनेजर बन रहे हैं। तो आईकेएप को बार बार इस चीज का एहसास होता है कि एक ऐसा पेपर जगह जगह होना चाहिए जो आपके अंदर मैनेजेरियल कैपेबिलिटी ऐड कर रहा है। आपको तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे बॉस होता है, बॉस के नीचे मुख्तलिफ मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे मजीद मैनेजर्स होते हैं और उनके नीचे जाके कहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है, फाइनेंस का हेड होता है, एचआर का हेड होता है। तो जिनकी मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज अच्छी होती हैं वो लाइफ में आगे जाते हैं और जिनको सिर्फ अकाउंटिंग आती है वो सिर्फ अकाउंटिंग करते रहते हैं। तो अकाउंटेंट होना आप लोगों के लिए बहुत हल्की बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बड़ी बात है। मोजेस वाला अकाउंटेंट, चार्टर्ड का मतलब होता है, ठीक है, चार्टर का एक मतलब होता है किराए पे लिया गया और एक चार्टर का मतलब होता है मोजेस, बड़ा प्रीमियम किस्म का। तो आप बड़े प्रीमियम किस्म के अकाउंटेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटेंट नहीं होता, उसको मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। तो थोड़ा सा तड़का इस सब्जेक्ट में आईकेएप ने लगाया है। इस सब्जेक्ट में 17 चैप्टर्स हैं अभी तक पुरानी किताब के हिसाब से, और किताबें जो है वो आईकेएप ने चंद जो रिवीजन के अंदर डाली है कि वो रिवाइज होंगी, उनमें ये वाली किताब भी है। और इस वक्त बड़ी दुआ है शदीद कि अगर वो रिवीजन करें तो स्टैट्स के पोर्शन को थोड़ा सा बेहतर करें, या तो उसे सिरे से ही खत्म कर दें क्योंकि उनको हर दफा हम बता रहे हैं कि स्टैट इसके अंदर सूट नहीं करता। तो या वो उसे खत्म कर दें या रिलैक्स करते हैं, तो आईकेएप की रिवाइज बुक सामने आएगी तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर पता लगेगा। तो मैं आज जितना भी एनालिसिस करूंगा अब तक के चैप्टर्स की बेस पे होगा, हो सकता है आईकेएप एक आध चैप्टर ही प्लस माइनस करे। शुरू करें, सब्जेक्ट को समझते हैं। ये ग्रिड तो आप लोगों ने देखी होगी, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट में देख रहा था सिलेबस आउटलाइन का, तो ये उसके साथ मैच कर रहा है। मैनेजेरियल एनालिसिस 35 से 45 मार्क्स का, फाइनेंशियल एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट 30 से 45 और बजटिंग एंड प्रोजेक्शन 20 से 25। टेक्निकली जिसको आप कॉस्ट कहते थे, जो पार्ट सी है सम हो वो कॉस्ट जैसी चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ और टॉपिक्स होते थे जो कॉस्ट में से निकल के यहाँ पे आए। पार्ट डी वो पोर्शन है जो कि बीएफडी से आया है यहाँ पे, और पार्ट ए वो पोर्शन है जो कि बीएमएस और बीएमएस पुराना पेपर होता था उन दोनों को मर्ज करके ये वाला पोर्शन बना है। तो जो हमारा प्राइम एरिया है वो ये वाला एरिया है, और एक दो एरियाज ऐसे हैं जो हमें उधार के तौर पे मिले हैं। इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी शायद ये वाली लाइट बंद होने से बेहतर हो जाए, देखें जरा अगर पीछे, मुझे लग रहा है इसकी विजिबिलिटी थोड़ी हल्की है। ये वाला बल्ब बंद होने से शायद कुछ बात बल्ब तक थोड़ा बहुत, या वो लाइट तो नहीं दुश्मन, हाँ सही है, कमरे पे अंधेरा करा बेचारे ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं उनको बिल्कुल ही एक चल थोड़ा बहुत बेहतर, इससे गेम बदल जाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है, सही है, इसका मतलब है कि हम इससे ज्यादा बेहतर सिचुएशन पे नहीं जा सकते। मैनेजेरियल एनालिसिस 35 से 45 मार्क्स। सर आपका पोर्शन सर 35 से 45 नंबर का है। नहीं दोस्त, अभी जरा थोड़ा सा आगे जाने दें, मैं फिर आपको बताता हूँ। एक सवाल आया सर, स्टैट पोर्शन कौन पढ़ाएगा? पता नहीं जवाब साहब ने आप लोगों को कुछ बताया या नहीं बताया। 3 हफ्ते पहले तक उन्होंने पढ़ाना था, 2 हफ्ते पहले जो है ना उन्होंने मुझे एक चाय पे बुलाया, साथ कुछ बिस्किट्स रखे और मुझे ये रियलाइज कराया कि वो पोर्शन मेरे से जरा ज्यादा करीब है, क्योंकि मुझे मैथ बहुत पसंद है।
तो तकरीबन वो पोर्शन जो है ना वो मेरी तरफ वापस शिफ्ट हो गया है। उस पोर्शन में हम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे कि ये आप कराएं, मैंने कहा नहीं जी, बेचारा बड़ा लवारे सा पोर्शन है, क्योंकि वो ना वो बीएम से उसका ताल्लुक है ना उसका अकाउंटिंग से ताल्लुक है, ठीक है। तो उन्हें ये जरूर पता था कि मुझे मैथ बहुत पसंद है, और मैंने प्राइवेटली बीएससी मैथमेटिक्स अपने शौक से भी किया हुआ है, और सीए में भी मैं मैथ की गलतफहमी में आ गया था। तो मैं समझा था यहाँ मैथ होती है, तो इसलिए वो पोर्शन जो है ना वो फिलहाल मेरी तरफ फेंका गया। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है। अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं, स्प्रिंग 2022 और ऑटम 2022। हम इसकी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि इस वक्त जाहिर है इसकी विजिबिलिटी उस तरह से बेहतर नहीं है, और जो फिजिकल हजरात है उनको कल इसकी कॉपी भी दे देंगे, इसकी माँ कोई भी कॉपी जिसके ऊपर ये सारे निशान वगैरह में लगा रहा हूँ। पार्ट ए मैनेजरियल एनालिसिस, हमारी किताब में 17 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 9 चैप्टर्स मैनेजरियल एनालिसिस को डील कर रहे हैं, यानी कि आधे से ज्यादा। देन उसके बाद हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं फाइनेंस के ऊपर, और 3 चैप्टर्स हैं बजटिंग और प्रोजेक्शन के ऊपर, जिनमें से ये 2 टॉपिक जो है वो कॉस्ट से आए हैं। अगर आप में से किसी ने पुराना कॉस्ट पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ये वाले पोर्शन में सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लास्ट पोर्शन में सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक नया टॉपिक होगा। तो ये 3 जोन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए हमारा जोन है जो कि मैनेजरियल एनालिसिस है, और पार्ट बी में से जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, यानी कि चैप्टर नंबर 10, ये धक्के से हमारा एरिया। तो तकरीबन आधा पेपर मेरे जिम्मे आता है, और आधा पेपर जवाब साहब के जिम्मे। अब मेरे जिम्मे जो आते हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन आते हैं, और जो स्टैट वाला पोर्शन है ये वो अकाउंटिंग वाला चक्कर नहीं है कि लंबे लंबे सवाल हो। ये लॉजिकल से सवाल होते हैं जो कि तकरीबन 10-15 लाइंस में खत्म हो जाते हैं, और इसमें दिमाग चाहिए होता है। तो इसलिए फिर जवाब साहब ने सोचा कि जी उनके बच्चे तो सवाल करी जा रहे होते हैं, आदी हो चुके होते हैं टीचर को छापा मार देंगे। तो उन्होंने कहा सर ये दिमाग वाला काम है, तो आप अपने बच्चों को वैसे ही जो है वो समझ रहे होते हैं कि मैच्योर हैं, वो समझ रहे हैं। अच्छा, वो हमेशा मुझे इस चीज पे डिस्करेज करते हैं। जब मैं ये कहता हूँ ना कि बच्चे मैच्योर हैं, समझ जाते हैं, तो वो उस पर उनकी हंसी निकल जाती है। वो कहते हैं नहीं जी, ये आपको बच्चे आपको देख के ऐसे चेहरे बनाते हैं जैसे उन्हें समझ आ रही है, बच्चों को समझ कोई नहीं आती। लेकिन मैं आपके बारे में गुमान थोड़ा सा बेहतर रखता हूँ, अल्लाह करे आप लोग मेरे इस गुमान की लाज रख लें, ठीक है। तो अगर मैं एनालिसिस ओवरऑल देखूं तो तकरीबन 39.5% औसतन इन 2 अटेम्प्ट्स की जो एवरेज है। हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं बेस, जिनको हम देख सकते हैं। एक मॉडल पेपर आईकेएफ ने शेयर किया था, ये मॉडल पेपर का एनालिसिस दिया हुआ है, और स्प्रिंग 2022 और ऑटम 2022 ही अभी तक 2 अटेम्प्ट्स आई हैं इस पेपर की। तो अभी तक आईकेएफ ने जिसको 35 से 45% कहा था, उसमें से ऑन एवरेज 39.5% पेपर पूछा है। रिसेंट से पिछले में 35 नंबर का पूछा था, 3 एमसीक्यूज और 32 थ्योरेटिकल, और मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट में 4 एमसीक्यूज और 40 नंबर का थ्योरेटिकल, यानी कि 44 नंबर का पोर्शन उन्होंने सिर्फ बीएम से थ्योरी से पूछा है, सिर्फ थ्योरी, प्योर थ्योरी। देन इसके अंदर अगर हम बात करें फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो इस अटेम्प्ट में 40 नंबर और इस अटेम्प्ट में 31 नंबर, औसतन 35.5% अभी तक इस पोर्शन से आया है, सेकंड पोर्शन। और लास्ट पोर्शन की हम बात करें तो उन्होंने 25 नंबर का न्यूमेरिकल एक अटेम्प्ट में, और 24 + 1 25, तो 25 बोला है, 20 से 25, और वो 25 पे पक्के हैं। तो इस 20 से 25 को मैंने 25 पढ़ना है, इस 30 से 45 को मैंने 40 से नीचे नीचे पढ़ना है, और 35 से 45 को मैंने 40 से थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन हमारा बन गया औसतन 40 नंबर, अगर मैं मोटे मोटे से स्टैट्स लिखूं। ये पोर्शन बन गया 25 नंबर, तो 25 और 40 तो 35 नंबर बच गए इस पोर्शन के लिए। तो टेक्निकली 40, 35 और 25 बन रहा है, यानी कि 40-60 रेशियो है, 60 न्यूमेरिकल और 40 थ्योरेटिकल। अगर इसमें स्टैट डाल लें ऊपर वाले 40 में, तो तकरीबन 50 नंबर का वो पोर्शन जो मैंने आप लोगों को कवर कराना है, और 50 नंबर का वो पोर्शन है जो जवाब साहब ने कराना है। यानी 50 नंबर का वो पोर्शन जिसको आपने बहुत ज्यादा करना है, अकाउंटिंग है ना वो, तो उसको तो आप हमेशा पूछते हैं घर जाके, और 50 नंबर का वो पोर्शन है जिसको आपने कभी कभी देखा, ठीक है जी। अब इसके अंदर फर्दर अगर हम ड्रिल डाउन करें, तो अगर मैं मैनेजरियल एनालिसिस के इस पोर्शन को 100% काउंट करूं, आईकेएफ ने जब सिलेबस दिया था तो मैं उसको बड़ा हैरान हुआ था कि ये क्या किया है। बीएम में हमारे मुख्तलिफ एनालिसिस होते हैं, स्वॉट एनालिसिस, इस तरह का एनालिसिस, उस तरह का एनालिसिस, तो उसमें एक टेस्टल एनालिसिस होता है।
पेस्टल एनालिसिस इससे पहले भी बीएमबीएस का एक पोर्शन होता था, उसमें चैप्टर 2 मैक्सिमम उसी एनालिसिस पे था और उसको भी हमें लगता था कि बहुत ज्यादा है। आईकेएफ ने क्या किया, पेस्टल एनालिसिस जो है वो किसी को डेवलप करने के लिए दिया कि आपने इसके ऊपर कुछ काम करना है, उसने 6 चैप्टर बना दिए और जब किताब आ रही थी तो 6 चैप्टर एक एक करके आ रहे थे। तो हुआ ये कि आईकेएफ ने दूसरे वाले बंदे को कहा जो उससे आगे का एनालिसिस करा था कि तुमने चैप्टर नंबर 7 से आगे वर्किंग शुरू करनी है। अच्छा, पेस्टल एनालिसिस में वो भाई साहब ने जब 6 चैप्टर जब बनाने थे तो वो पेस्टल में से एक ये पेस्टल होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, इस तरह से इसकी एब्रिविएशन है। तो वो भाई साहब एक चीज उसमें से मिस करे और चैप्टर बना दिए उन्होंने 5 और अगले चैप्टर की गिनती शुरू हो रही थी 7 से। आईके फंस गया, उन्होंने फिर एक नया चैप्टर बनाया, चैप्टर नंबर 6। उस चैप्टर में क्या था, क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5। वो एक चैप्टर है जिसमें सिर्फ 4 सवाल हैं, उनके जवाब। तो टेक्निकली आज मैंने पहले दिन चैप्टर 5 आपको खत्म, चैप्टर 6 आपको खत्म करा दिया। कहाँ गया चैप्टर 6? लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है, यहीं से गायब हुआ है। तो चैप्टर 6 आपका पहले दिन फारिग हो गया। अब हमारे सिर्फ 8 चैप्टर हैं। ये देखिए, ये लॉजिकल टीचर का ना ये फायदा होता है, वो एक झटके में एक चैप्टर साइड पे। खैर, तो हुआ ये कि जो चैप्टर 1 से लेके 5 तक ये पेस्टल वाला जोन बना, ये इतने ज्यादा चैप्टर नहीं होने चाहिए थे, ये एक चैप्टर से काम चल सकता था। और फिर चैप्टर 7 और 8 डाला, ये बीएम के बहुत लाजमी मलजूम चीज है। जब भी आप बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है इंटरनल एनालिसिस की और एक्सटर्नल एनालिसिस की। तो आईकेएफ ने जब ये 2 चैप्टर बनाए, चैप्टर नंबर 7 और 8 में, उस वक्त से लोगों को सजेस्ट करता आ रहा था। आप अगर इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो साल पहले भी मैंने लोगों से कहा था कि 7 और 8 इज द मैक्सिमम गेम इस पोर्शन की। और फिर हुआ यही कि अगर 39.5% में देखूं तो 11% कंप्लीट पेस्टल में से और 11% अकेला चैप्टर 7 से, 12% अकेला चैप्टर 8 से और सीधा से 7% यहाँ से। तो टेक्निकली चैप्टर जो असल है वो 7, 8 और 9 है। ये 7, 8 और 9 वो चैप्टर्स हैं जिनको हमने बड़े थॉरोली ध्यान से समझ के करना है। उसके बाद पेस्टल एनालिसिस को हमने बड़ी तेजी से गुजारना है क्योंकि आईकेएफ ने इधर खाना पूरी की है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एनालिसिस होता है पॉलिटिकल एनालिसिस के बिजनेस का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है, या मुल्क में पॉलिटिकल जो हुकूमत है वो बिजनेस के लिए क्या काम कर रही है, इस चीज को हमने समझना होता है बिजनेस के लिए। आईकेएफ ने जब किसी को डेवलप करने के लिए दिया, वो उस वक्त शायद ताजा ताजा अपने बच्चों को माशरती उलूम पढ़ा के बैठे थे साथ, या पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा के। वो पहले चैप्टर में उन्होंने डाल दिया कि जियाउल हक के जमाने में ये हुआ था, मुशर्रफ का जमाना ऐसा था, नवाज शरीफ इस तरह से इक़्तिदार में आया था, फलाना ने ये हुआ था, भुट्टो को फांसी इस वजह से हुई थी। वो मतलब बिजनेस नहीं है, वो जेन्युइनली पाकिस्तान स्टडीज। तो उस चैप्टर पे आके हमें बड़ी शदीद आवाजारी होती है कि वो बच्चे भी जो है वो ऊँग रहे होते हैं और टीचर भी आवाजार होता है कि हम पढ़ के आ रहे हैं और इसकी जरूरत क्या है इन बच्चों को। तो उसमें पाकिस्तान स्टडीज में जो आपकी सियासी, पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक सियासी जो हुकूमतें गुजरी हैं और जो मार्शल आए हैं उसके दौरान क्या कुछ होता रहा वो पढ़ेंगे उस चैप्टर। तो टेक्निकली वो चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप पूछेंगे कि सर इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक, तो मैं आपसे कहूंगा उसके लिए तो बाकी चैप्टर्स हैं, ये तो हमने शोगल के लिए। तो इस तरह के कुछ चैप्टर्स हैं। तो ये देखने में तो सिलेबस ज्यादा लग रहा है लेकिन ये इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं। अगर ये स्टैट्स वाली अंदरूनी साजिश ना हुई होती तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों को मुक्ति मिल जाए सिलेबस से, क्योंकि आपने फिर उसके बाद फाइनेंस को अच्छा खासा टाइम देना है। लेकिन अब ये स्टैट्स के बाद जो है वो हम जनवरी के तीसरे वीक तक जा सकते हैं, या जिस वक्त भी हम कवर करें 2 हफ्ते हमें स्टैट्स के चैप्टर के लिए लगे इंशाल्लाह। और बाकी 7, 8, 9 पे हमने जरा ज्यादा ध्यान से काम करना है, बड़ा तोड़ के रुक के समझ के से करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। अब मैं अगर अपना वाला पोर्शन दिखाऊं तो ये नीचे जो धक्के से मेरी तरफ आए हैं इसको भी साइड पे कर देते हैं। मैनेजरियल एनालिसिस को अगर मैं 100% काउंट करूं तो उसका ऑन एवरेज 27% पहले 5 चैप्टर से, 28% यहाँ से, 29% यहाँ से, 16% यहाँ से, यानी मैंने उसी ब्लॉक के अंदर परसेंटेजेस कर दिए हैं। तो टेक्निकली हम इस पोर्शन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पेस्टल को हम अलग से समझेंगे, यानी हम कहेंगे पेस्टल का ब्लॉक अलग है। तो ऐसा होगा कि हमने चैप्टर 3 किए हुए होंगे और रहते 5 होंगे, बट आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो किया होगा वो कवरेज वाइज बहुत अच्छा होगा।
तो मैं ये नहीं चाह रहा कि हम हर चैप्टर को बराबर पेज पे लेके चलें। जो चैप्टर आईकैप की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें टीचर की नजर में इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर प्रॉपर टाइम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसमें चैप्टर 6 नहीं है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैं यही जिक्र कर रहा था कि चैप्टर नंबर 6 सिर्फ शुगल में बनाया हुआ एक चैप्टर है। चैप्टर 6 अगर आप आईकैप की किताब देखेंगे, जो वेबसाइट पे इस वक्त पुरानी किताब आ रही है, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7। तो चैप्टर 6 एग्जिस्ट नहीं करता। चैप्टर 6 में उन्होंने सिर्फ अपनी नंबरिंग गेम पूरी की है और 5 चैप्टर्स के 3-4 मर्ज हुए सवाल एक चैप्टर के अंदर डाल दिए। तो चैप्टर 6 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास 5 चैप्टर ऊपर और 3 चैप्टर नीचे इस तरह से है। एक भाई अपने एनालिसिस में है, उन्होंने कहा सर इस अटेम्प्ट में अगर ज्यादा पूछा तो मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में कम पूछेगा, यानी ये बड़ा वो होता है कि जी इस अटेम्प्ट में इतना सवाल आ गया तो फिर अगली दफा क्या होगा, किस तरह से होगा। तो ये एनालिसिस आपके सामने है। अगर आप गौर से देखें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड बिजनेस, इस चैप्टर में से मॉडल पेपर में भी उन्होंने कुछ नहीं डाला था। ये जिस तरह का ब्लॉक बना हुआ है ना, इसका मतलब है एक ऐसा कंबाइंड सवाल जो कि इन 5 चैप्टर से मिलकर आंसर हो। असूलन इसी तरह के सवाल बनते हैं कि एक पेस्टल एनालिसिस का एक चैप्टर हो और एक सवाल है जो कि पूरे पेस्टल से इकट्ठा आंसर करना हो। तो मॉडल पेपर में उन्होंने कुछ नहीं दिखाया था। स्प्रिंग 2022 में 2 नंबर के एमसीक्यूज पूछे थे और ऑटम 2022 में कुछ भी नहीं पूछा। टेक्निकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से अभी तक आईकैप ने 2 एमसीक्यूज पूछे, मॉडल पेपर और 2 अटेम्प्ट्स मिलाकर। चैप्टर 2 की बात करें, मॉडल पेपर में भी कुछ नहीं था, पिछली अटेम्प्ट में भी नहीं था और लास्ट अटेम्प्ट रीसेंट अटेम्प्ट में 1 नंबर का एमसीक्यू यहां से पूछा। चैप्टर 3 से मुसलसल कुछ नहीं पूछा। आप देख रहे हैं, यानी अभी तक ये पहले 3 चैप्टर्स मिला के 3 नंबर के एमसीक्यूज पूछे आईकैप ने इन टोटल। तो ये 3 चैप्टर वर्सेस नीचे वाले 3 चैप्टर जमीन आसमान का। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हमने थोड़ा सा एनालाइज करके चलना है, बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को रट्टे लगाते रह जाएं और एंड पे पता लगे कि ये तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए डाला था इन्होंने और असल चैप्टर्स तो आगे वाले थे। इसी तरह से मैं चैप्टर 1 से शुरू ही नहीं करूंगा, मैं शुरू ही चैप्टर नंबर 7 से करूंगा, जो कि मजेदार है, अच्छा है और उसका ताल्लुक उतना ज्यादा नहीं है पीछे वाले 5 चैप्टर्स के साथ। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो यस, इस पूरे पोर्शन में अगर कोई काम का चैप्टर है तो आई मस्ट से चैप्टर नंबर 4। यानी अगर मैं आईकैप हूं और मुझे सवाल बनाना है तो मेरा दिल करेगा मैं पेस्टल का एक बड़ा सवाल बना दूं 10-11 नंबर का और 5 चैप्टर कवर कर दूं। अगर उसके बाद भी मैं सोचूं कि नहीं थोड़ा सा और पूछा जाए तो सबसे पहले मेरी नजर जिस चैप्टर पे पड़नी है चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आईटी की वो बातें हैं जो आईकैप चाहता है कि आपको पता हो और आप लोग आगे जाके इस्तेमाल करें। वहां पे कुछ खुश्क से रट्टे भी हैं जो कि आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। तो चैप्टर 4, और अगर मैं पेस्टल से सवाल नहीं बना रहा बीइंग एग्जामिनर तो मैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से मिक्स करके पेपर बना, और पीछे वाले चैप्टर्स को अगर थोड़ा सा मैंने वेटेज देनी होगी तो मैं एमसीक्यूज वहां से रख के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा कि मैंने सिलेबस पूरा टेस्ट कर लिया। तो टेक्निकली इन 5 चैप्टर्स में से चैप्टर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पे चैप्टर 5 है और फिर पहले 3 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 5 बहुत लॉजिकल है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन बिजनेस एनवायरनमेंट। पूरे एमएफए में जो सबसे प्यारा चैप्टर उन्होंने ऐड किया है वो चैप्टर नंबर 5 है। टेक्नोलॉजी ने बिजनेस के साथ क्या किया है आज के एरा में, उसमें हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ा है, एजुकेशन सेक्टर को क्या फर्क पड़ा है, रिटेल इंडस्ट्री को क्या फर्क पड़ा है, यूटिलिटी कंपनीज को क्या फर्क पड़ा है। तो ये एक बहुत मजेदार सा चैप्टर है जिसमें हम डिफरेंट बिजनेसेस का इम्पैक्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने उनके साथ क्या किया है। अगर आईकैप को देखें तो उसने एक एमसीक्यू यहाँ और एक एमसीक्यू यहाँ पूछा। तो टेक्निकली उसने चैप्टर 4 के अलावा अभी तक किसी चैप्टर से प्रॉपर सवाल नहीं पूछा। चैप्टर 1, 2, 3 और 5 उसने सिर्फ एमसीक्यूज पूछे, वो भी एक आध। और इस अटेम्प्ट में उन्होंने पेस्टल का एक बड़ा सवाल डाल के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि हमने ये 5 चैप्टर्स कवर कर दिए। तो ये 5 चैप्टर जब हम करेंगे तो हमारा पेस तेज होगा और हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम पूरे पेस्टल को समझें, ना कि इंडिविजुअली हर चैप्टर के अंदर उतर के उसको रट्टा मारने की कोशिश करें। डन। नीचे कंपेटिटिव इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, ये दोनों पोर्शन अगर आप देखें 28 और 29%। अकाउंटिंग तो आपकी तेज होती है, इन दोनों को मिला के कितने परसेंट बनता है? 57%। तो 57% ऑफ हमारा मैनेजेरियल का जो पोर्शन है वो सिर्फ 2 चैप्टर। तो 9 में से 2 चैप्टर्स में से हमारा आधे से ज्यादा गेम है और मुसलसल चल रही है। आप ये देखेंगे उन्होंने मॉडल पेपर में भी इधर से सवाल बनाया और दोनों अटेम्प्ट्स में उसने यहीं से ही कवरेज करने की कोशिश की।
फिर चैप्टर 9 एथिकल आ जाता है, क्योंकि ये एक अलग से उन्होंने एक पोर्शन बनाया है, तो यहाँ से वो कुछ नहीं हल्का फुल्का सवाल बना ही लेते हैं। आप देखें एक अटेम्प्ट में 7 नंबर का सवाल और एक अटेम्प्ट में 6 नंबर का सवाल। तो नीचे ये 10%। अच्छा, एक और चैप्टर आपको नजर आ रहा है, चैप्टर 13। ये मेरे पास बार्गेन थी। मैं इस पॉइंट पे था कि मैं सिलेबस जब जल्दी खत्म करा दूंगा, और ऐसे में जवाब साहब को पता लग गया कि सिलेबस जल्दी खत्म हो गया, तो उन्होंने कहना कि वो स्टैट पे टाइम लगेगा, वो आप करा दें। तो मैंने ये बार्गेन के तौर पे जेब में रखा हुआ था, चैप्टर नंबर 13। ये भी थ्योरी का है लेकिन है गलत जगह पे। ये क्लासिफाई फाइनेंस के अंदर हुआ है। फाइनेंस के अंदर एक थ्योरी का चैप्टर डिस्कशन होती है और अगले चैप्टर से न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे बातें शुरू होती हैं, और उस न्यूमेरिकल चैप्टर का पिछले चैप्टर से ज्यादा ताल्लुक भी कोई नहीं। तो ये चैप्टर जो है वो मैंने अपने पास रखा हुआ था कि एंड में मैं बार्गेन के तौर पे पेश करूंगा और मेरे 10 चैप्टर पूरे हो जाएंगे 17 में से। अभी वो तो नहीं उन्होंने बताया कि चैप्टर नंबर 6 में क्या है, तो मेरे 10 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो ये मैंने जेब में रखा हुआ था, लेकिन जवाब साहब ने इसको कहीं खोल के देख लिया, तो उन्होंने कहा ये आदिल साहब ये तो रट्टे वाला चैप्टर है। मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत लॉजिक भी है। उन्होंने कहा नहीं ये रट्टे वाला चैप्टर है, मैं बच्चों को हैंडआउट्स दे दूंगा, ये एक दिन में हो जाएगा। तो वो उन्होंने ये चैप्टर में से छीन लिया और मुझे दे दिया चैप्टर 10। तो मैं एंड पे देखूंगा, अगर वो उनके पास टाइम फंस रहा हुआ और मेरे पास मार्जिन हुआ, तो चैप्टर 10 के बाद, प्रोवाइडेड कि वहां कवर नहीं हुआ तो चैप्टर 13 में कवर करा दूंगा। बेसिक सी थ्योरी है और तकरीबन लॉजिकली अगर समझे तो 2 दिन में खत्म हो जाता है। भाई ने कैसा मतलब रटा ही है। तो ये ऊपर का 40% और नीचे से 12%, जिसमें से 10%, तो आधा पेपर मेरे जिम्मे है, आधा जवाब साहब के जिम्मे है। वो जो आधा उनके जिम्मे है, क्योंकि उनका स्टाइल ऐसा है कि वो आप लोगों पे भरोसा नहीं करते, वो सारा काम खुद करते हैं। मेरा स्टाइल ये है कि मैं आप लोगों को भी काम देता हूँ। तो जब मैं आप लोगों को काम दे रहा हूँ तो हम यहाँ क्लास में कम टाइम लगा रहे होंगे। हमारी क्लास 4 days a week होगी और उनकी क्लास 6 days a week होगी। और जहां आप लोगों ने कहा सर हमें समझ आना शुरू हो गई, अब हमने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पे फिर हम 3 दिन की पढ़ाई में शिफ्ट हो जाएंगे और 1 दिन के टेस्ट पे, ताकि हम खरामा खरामा थोड़ा थोड़ा सा उतना पढ़े जितना आप घर जाके रिवाइज करें। नहीं तो मुझे पता है घर जाके आपने एक सवाल शुरू करना है और उसके बाद मेरा वाला पोर्शन साइड पे पड़ा हुआ होगा और आपको मोहब्बत वही न्यूमेरिकल से हुई होगी। और आपने देखा है कि आधा पेपर हमारे पोर्शन से बन रहा है। तो ये पेपर पास करने के लिए आपको इतना ही मैनेजरियल एनालिसिस में ताक होना पड़ेगा जितना फाइनेंशियल एनालिसिस में प्लान कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस समझ आया? इसको थोड़ा सा मैं एक और तरीके से, मैंने इसके ऊपर पहले से राइटिंग की हुई थी एक जगह पे, एक ऑनलाइन क्लास में। चैप्टर 1 से 5 तक मैंने आपको बताया कि चैप्टर 4 जो है बस वही इसमें काबिल जिक्र चैप्टर है। चैप्टर 1 से 5 तक चैप्टर 4, और बाकी पेस्टल एनालिसिस है और इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसको पढ़ना है, और साथ मैंने लिखा है कि इसको दिल पे नहीं लेना, बस इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है कि हाँ भाई ये क्या चीज है और किस तरह से है। सर लॉजिकल है, सीन्स लॉजिकल है एंड रटा है जी। ये इस वक्त जो पहले 5 चैप्टर्स है ना, ये सिर्फ समझ लेने हैं। इनमें से अगर याद करने का दिल कर रहा हो तो चैप्टर 4 इज द चैप्टर जो याद करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी खुश्क बातें और थोड़ी सी आईटी वाली बातें हैं जिसमें याददाश्त वाली चीजें आ सकती हैं। फिर 7 और 8 घोल के पी ले, ये मेन जान है इस पेपर की। आप कह सकते हैं कि आईकेएफ का 70 to 80% फोकस इस पे होता है, लेकिन बेचारे को जब अपने चैप्टर्स कवर करने होते हैं तो मजबूरन यहाँ से बाहर निकलता है और बाकी चैप्टर्स के बारे में सोचता है, क्योंकि फाइनल के पेपर में से यही 2 चैप्टर्स यहाँ पे इन्होंने इन किए हैं। तो ये वो 2 चैप्टर्स हैं जो कि आईकेएफ को फाइनल में भी बड़े पसंद थे, और यहाँ पे लाने का इनका मकसद था कि मैनेजरियल, जो असल में मैनेजरियल एनालिसिस है वो ये 2 चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर्स में हम 9 मॉडल्स पढ़ेंगे और एक अकेला मॉडल जो बच जाएगा पेस्टल, वो पहले 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरऑल। सर चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे जी? बिल्कुल, हम इंशाल्लाह चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। सर अब आप टोटल कितने चैप्टर पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा इतनी कहानी हो गई, अब टोटल चैप्टर्स कितने हैं? अगर चैप्टर 6 को यहाँ से हटा दिया जाए तो 8 चैप्टर ये और 1 चैप्टर स्टैट का, ये 9 कम से कम। और अगर मुझे मौका मिला तो वो रिस्क वाला, क्योंकि वो पढ़ाने का मेरा बड़ा दिल करता है और मतलब स्टैट पढ़ाने का उतना ज्यादा दिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि स्पेशलिटी है तो उस पे। लेकिन कहने का मतलब है जो पोर्शन मुझे लग रहा था कि बीएम से ज्यादा कनेक्ट करता है वो चैप्टर नंबर 13। तो टेक्निकली 17 में से 1 चैप्टर डिलीट हो गया, ये वाला चैप्टर 6, और 10 चैप्टर मेरे जिम्मे आ गए।
6 चैप्टर जवाब साहब के जिम्मे। जो उनके जिम्मे है वो प्योर न्यूमेरिकल है, उसमें से भी एक थ्योरी वाला है सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन वो न्यूमेरिकल से कनेक्ट होता है तो इसलिए वो मेरे साइड पे नहीं आएगा। तो 10 चैप्टर मेरे, 6 चैप्टर जवाब साहब के और 1 चैप्टर आज खत्म हो गया पहले दिन। आप अपनी किताब में उस पे जाके स्टेपल लगा दें, टिक लगा दें कि चैप्टर 6 मेरा खत्म हो गया, सर ने पहले दिन ये खत्म करा दिया। ये आई के अपने जो है वो सर 7, 8, 9 प्योर रट्टा लगाना है नहीं, 7, 8, 9 पहले समझना है, और जब समझ आ जाए और आपको लगे कि हाँ आप खुद से लिख सकते हैं तो फिर उसको लॉजिकली लेके चलना है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपकी अपनी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आप उसे क्रैम कर सकते हैं। एमएफए में से ना सवाल बहुत सारी तरह के आते हैं, तो थोड़ा सा हम आगे जाएं तो मैं आप लोगों को इसमें 5 अलग अलग तरह के सवाल किस किस किस्म के आते हैं और वो हर सवाल को कैसे टैकल करना है, वो सवाल देखने में कैसा होता है और उसको करते हुए हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, मैंने पूरी एक डिटेल वर्किंग बनाई हुई है। लेकिन आज शायद राइट डे नहीं है उसके लिए, पहले दिन अगर आप डर जाए तो फिर परेशानी वाली बात है ना। तो ये आईकैप के सिलेबस में से जो हमारा पोर्शन है उसका एग्जामिनेबल टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है वो आईकैप ने बताया है कि आपको प्रोफिशिएंसी कितनी रिक्वायर्ड है और टेस्टिंग लेवल कितना रिक्वायर्ड है। उसने हर जगह P2 लेवल बताया और T2। ये P2 और T2 के नहीं पता, P4 पता और T4 नहीं पता नहीं। अगर आपको इन 2 कॉलम्स की नहीं समझ आती तो मुझे ज्यादा गहराई में फिर आपको नहीं उतारना चाहिए। यानी असल में वो ये कहना चाहते हैं कि इन टॉपिक्स में आपको समझ कितनी आनी चाहिए। नंबर 2, हम इसमें से पूछेंगे किस लेवल, ये टेस्टिंग लेवल है T2, ये T1 से जरा एडवांस लेवल है और P2 P1 से एडवांस लेवल है। तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहे हैं कि भाईजान हल्का पेपर नहीं है, ध्यान करना। और मैंने साल पहले एक कमेंट किया था और अब मैं आज फिर वही कमेंट रिपीट करने लगा हूं। एक टाइम आएगा कि कैफ में सबसे ज्यादा जो पेपर नहीं पास हुआ करेगा वो एमएफए हुआ। इसमें इतना मार्जिन उनके पास, स्टैट है उनके पास, फाइनेंस है, कॉस्ट है और बीएम भी बड़ी एडवांस लेवल की है। वो जिधर दिल करे आपको इतना बुरी तरह से उलझा सकते हैं कि पेपर पास ना। तो दुआ करें कि वो जिस वक्त आईके अपने वो मूड बनाना है तब तक आप लोग पेपर पास करें इंशाल्लाह। तो ये इसमें एक्सटर्नल एनालिसिस में इन्होंने पेस्टल वाला पूरा पोर्शन, फिर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन में चैप्टर नंबर 5 को कवर किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करना चाहूँ, पता नहीं आप लोगों के लिए कोई इंटरेस्ट की बात है भी या नहीं। ये 1 से 5 तक ओवरऑल बात की है इन्होंने। ये चैप्टर नंबर 5 है। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जिक्र किया है, चैप्टर 2 और 3 में डिस्कशन हुई है। फिर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो है ये चैप्टर नंबर 7 की डिस्कशन है। इंटरनल एनालिसिस में चैप्टर नंबर 8 आ जाता है, चैप्टर 4 आ जाता है, चैप्टर 4 फिर से आ जाता है और एथिकल डिसीजन मेकिंग में चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। तो ये चैप्टर्स की मिक्सिंग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप लोग इस तरह से सोचते हैं, तो इस वाली स्लाइड को इग्नोर करो। मुझे आप लोगों के चेहरे पे अजीब अजीब से तासुरात देख के समझ आ गया कि हम जरा ज्यादा गहराई में उतर गए। वापस निकलते हैं, पता नहीं है क्या बात है। आपको ये चीज समझ आई है ना, ये वाली? बस ठीक है, फिर इसी को ही ध्यान में रखते हैं। यस सर, यस सर। बच्चे एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कहा सर ने बड़ी अजीब सी को बातें शुरू कर दी थी। ये आई कि अपना जरा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए ये वाली बात थी, शायद टीचर्स के लिए लिखता है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ने क्या पढ़ना है और किस तरह की टेस्टिंग। आप इग्नोर करें, वही खूबसूरत सी राइटिंग। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और एथिक्स। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये कैटेगरीज बनती हैं। इंटरनल एनालिसिस पे हमारी किताब में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 8, और थोड़ा सा चैप्टर 4 की डिस्कशन। एथिक्स के ऊपर एक चैप्टर है, चैप्टर 9। और जो एक्सटर्नल एनालिसिस है इसके अंदर 2 एनालिसिस है, पेस्टल और कंपटीशन। कंपटीशन चैप्टर 7 में है और पेस्टल जिसमें मैंने बताया कि आईके ने एक इन 6 कंपोनेंट में से एक कवर नहीं किया, तो ये बन जाता है स्लेप्ट एनालिसिस, जिसमें वो इकोलॉजिकल वाला पोर्शन नहीं होता। तो उस पे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक है। तो ये 4 तरह के कंपोनेंट बनते हैं, पेस्टल, कंपटीशन, इंटरनल एनालिसिस, एक्स्ट्रा और एथिक्स। इन 4 को हमने समझना है। और अगेन किसी को परसेंटेजेस याद है कितनी कितनी थी? क्या लिखूं यहाँ? 1 से लेके 5 तक 25%। देख लें, पक्की बात है, मुझे 28% नहीं याद आ रहा कहीं। चले 27% कर लेते हैं, एक भाई ने याददाश्त के ऊपर जोर डाल के। अच्छा जी, फिर 7 पे कितना था? 28 था। और चैप्टर 8 पे 29 था, 16%।
ये याद है सबको? ये पहले 1 to 5 तक 27 ही है। तो चीजें आपके सामने है, 3 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से कवर करने हैं। और इंतहाई मजे की बात है, चैप्टर 9 एथिक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शायद पीआरसी में भी किसी जगह, उसका मुझे आइडिया नहीं ज्यादा, लेकिन आपके टेक्स्ट के अंदर हल्का सा इसका आइडिया है, R2 के अंदर है, ऑडिट के अंदर है, और फिलहाल कैफ के पेपर में नहीं है। सीए फाइनल में ये सीफैप 1 में है, 2 में है, 3 में है, 5 में है, 6 में है, फिर एमएसए 1 में और एमएसए 2 में। आईकेप चाहता है कि आप लोग सही वाले एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, तो वो अल्लाह करे आप लोगों को एथिक्स फिर भी समझ आ जाए। तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें इन्होंने आईकेप में 2 मॉडल ऐड किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन हम उन 2 मॉडल्स को समझ के करेंगे। समझने के बाद फिर आप जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपने रट्टा मारना है या आप खुद से लिखेंगे। जी, इन्होंने कहा सर क्या इसहाक डार भी एथिक्स पढ़ के आता है? इसहाक डार पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये गलत फहमी है, वो ICAW है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे वाले एथिक्स पढ़ के आए। हम तो पाकिस्तानी एथिक्स पढ़ते हैं, वो अंग्रेजों के एथिक्स पढ़ के आए। तो ये अब अगेन ये भी देखने का नजरिया है, अगर तो वो इतना ज्यादा लूट रहा है तो उसको दोबारा क्यों बुलाया गया है। चैप्टर 9 में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ओवरऑल सब सही है ना, तो हल्की फुल्की चीजें इग्नोर कर दो। यानी एक बंदा जो है, अब ये अंग्रेजों के एथिक्स है कि एक बंदे ने जो है वो एक कत्ल कर दिया, लेकिन साथ में 15,000 खानदानों को घर प्रोवाइड कर दिया, तो वो कहेंगे ठीक है, ओके, खैर ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा ही हुआ। तो ये अंग्रेजों के इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो शायद वो उस तरह का वो कॉन्सेप्ट पढ़ने की वजह से शायद कुछ इस तरह का मामला है। एग्जाम टेक्स्ट क्या है बातें, आपने नोट किया, गुजर ही नहीं रहा ये टाइम। इतनी दफा आपने घड़ी पे देखा है और वो मुश्किल से 2 मिनट आगे गई होती है। अब पता लगा 1 घंटा थ्योरी कितना जुल्म होता है, खासतौर पे जब आपने ताजा फाइनेंस पढ़ी हुई हो। आज सबने सिलेबस कराया या सवाल भी शुरू करा दिए? सब जो है ना वो ये यकीन रखते हैं कि आप लोगों को सही वाला अकाउंटेंट बना के छोड़ना है। तो मैं आप पे गुमान थोड़ा सा बेहतर रखता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ भी रहे हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने की जरूरत है। तो ठीक है जी, आपको दोनों फ्लेवर मिलते रहेंगे, डेली का आपको फ्लेवर उधर मिलता रहेगा और लॉजिकल फ्लेवर इधर से। पता लगे एंड पे ना ये सही हुआ ना वो सही। हमने पहले ये भी प्लान बनाया था कि 3 दिन कर ले, कि 3 दिन फाइनेंस चल रही हो, 3 दिन थ्योरी चल रही है। फिर हमने सोचा कि बच्चे फिर 3 ही दिन पढ़ेंगे फाइनेंस वाले दिन, और फिर जब थ्योरी पे उसके बाद मुलाकात होगी, फाइनेंस पे उसके बाद मुलाकात होगी, कहेंगे हाँ सर वो लास्ट डेकेड में आपने जो टॉपिक कराया था वो 5 दिन पहले 4 दिन पहले। तो इसलिए फिर जो है ना उन्होंने कहा कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना साथ साथ चलने चाहिए। तो मैं उस टाइम तक सोच रहा था कि जो 3 और 3 सोच रहे हैं, मैं उनसे कहूँ सर 4 और 2 कर लें, बच्चों पे बहुत भारी हो जाएगा पीएम अगर 3 दिन उन्होंने 1.5 घंटा पढ़ा। तो फिर जब उन्होंने ये वाला प्लान दिया 6 दिन वाला, तो फिर मैंने वो जुम्मेवारी साइंस की कि टाइम टेबल में इस तरह से वो अपने सब्जेक्ट को प्लेस किया कि वो एन जुम्मे वाले टाइम पे। ठीक है, अब आप कहेंगे जुम्मे वाले टाइम पे कहाँ है, 12 से 1 तो जुम्मा नहीं हो रहा होगा। तो मैंने उनसे कहा सर वो बिजनेस लॉ ना बिल्कुल जुम्मे के टाइम पे है, उसको मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊंगा जुम्मे वाले दिन। तो इसका क्या होगा? मैं क्या सर हल्का सा सिलेबस है, सुकून से। ये सिलेबस वाकई हल्का है, इतना भारी नहीं है। नंबर ऑफ चैप्टर्स देखेंगे तो आपको परेशानी होगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ चैप्टर्स तो सिर्फ एम ही ऐड किए, मतलब पॉलिटिकल वाला हमने 2 दिन पढ़ना है, और किताब में आप उसके सफे देखेंगे तो आपको शायद 18-20 सफे नजर आ रहे हैं। और उन 2 दिनों में भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको पहले से पता होगा, सियासी डिस्कशन होगी। मैं बात करूंगा पास्ट की, आप लोग बीच में सागदार, नवाज शरीफ, इमरान खान इसकी बातें शुरू कर देंगे, तो वो लेक्चर कम होगा और सियासी डिबेट ज्यादा होगी। और एंड पेपर हम साबित करेंगे कि मुल्क का सबसे अच्छा सिस्टम अभी तक इकोनॉमिकली माशाल्लाह रहा है, इकोनॉमिकली। मैनेजरियल एनालिसिस की टिप्स क्या है? रीड द रिक्वायरमेंट्स केयरफुली। ये अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग में आपने सवाल देखा आपको वैसा लगा जैसा आपने प्रैक्टिस किया हुआ था, आपने रिक्वायरमेंट जैसी फजूल चीज को साइड पे रखा और सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया।
प्रोसेस कॉस्टिंग की जब शक्ल नजर आती है ना सवाल की, तो बंदा खुद ही से वो सीपीआर और वो सारे जो वो फॉर्मेट्स वो बनाना शुरू कर देता है। ये तो बाद में देखता है कि ICAP ने उसमें अकाउंट मांगा है या इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग मांगी है, और जो भी मांगे आप सब कुछ बना के दे देते हैं कि इसमें से आप अपनी पसंद की चीजें उठा लें। कंट्रोल अकाउंट का सवाल भी आपको देखते साथ ही पहले ढूंढते हैं वो डेटर टू क्रेडिटर वाली एंट्री का है, उसको तो मैं इस साइड पे डालूं। फिर आप 10 में से 7 चीजें उठा के रेलेवेंट जगह पे डाल के बाकी 3 के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि इस जैसा सवाल जो आपने 6 दिन पहले किया था उसमें वाली चीज खब्बे पासे डाली थी कि सजे पासे डाली थी। तो प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग से ना आप लोगों का एक माहौल बना हुआ होता है कि रिक्वायरमेंट को इग्नोर करो, सवाल दिखा दिखा सा लगे तो शुरू हो जाओ। इधर ऐसा नहीं होगा, इधर पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने पूछा क्या। और ये इसलिए इधर बताना जरूरी है, ये मैं नॉर्मली थ्योरी में ये वाली चीज नहीं बताता कि रिक्वायरमेंट को केयरफुली पढ़े, लेकिन चूंकि ये न्यूमेरिकल के साथ मिक्स हुआ हुआ थ्योरी है, तो ऐसा ना हो कि आप न्यूमेरिकल की तरह से इसके सवाल की शक्ल देखें और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। यहाँ रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। देन अपना टाइम मैनेज करना है। MFA इज द हार्डेस्ट पेपर जिसको 3.25 घंटे में इंसान खत्म कर सकता है, क्योंकि इसमें मिजाज बदलता रहता है, कभी अकाउंटिंग, कभी थ्योरी, कभी MCQs। आपको तो आप थ्योरी में उतरे तो उसकी एक अलग टाइम की कहानी है, न्यूमेरिकल में एंटर हो तो आपने एक सवाल शुरू किया तो आपको मोहब्बत इतनी हो जाती है कि आप कहते हैं चाहे 1.5 घंटा लग जाए, सवाल आज खत्म होना चाहिए। तो आपको अब अगर सोचें 1.5 घंटे में न्यूमेरिकल सारे खत्म करने हो, 1.5 घंटे में थ्योरी सारी खत्म करनी हो, और MCQs का तो जिक्र ही नहीं हुआ अभी, तब MCQs के लिए दोनों तरफ से 10-10 मिनट भी अगर निकालें तो 1 घंटा 20 मिनट फॉर ऑल द न्यूमेरिकल, 1 घंटा 20 मिनट फॉर ऑल द थ्योरी। ये आसान बात नहीं है। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अकाउंटिंग में आप क्लास में साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, थ्योरी में चूंकि आप क्लास में सुन रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स को देखना और टाइम मैनेज करना आता चला। और बाकी सब्जेक्ट में तो ये होता है जिस दिन मैं टेस्ट रखूं बच्चे आलमी छुट्टी मना लेते हैं। इधर तो आप तो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, पढ़ के क्लास में बैठे हुए होंगे, जैसे ही सर बाहर जाएंगे हम दरवाजे को ताला लगा देंगे और इधर आके आप लोगों को टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसलिए जो है फिर मैनेजेरियल पोर्शन इंपॉर्टेंट है पास करने के लिए, अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। आपकी पहली मोहब्बत हमेशा न्यूमेरिकल है। FR1 और बिजनेस लॉ दोनों इकट्ठे होते हैं तो आप पढ़ते FR1 है, टाइम FR1 को देते हैं। FR2 और कंपनी लॉ जब आपके पास हो तो आप FR2 को टाइम देते हैं, कंपनी लॉ को टाइम नहीं देते। ऑडिट और FR2 हो तो आप FR2 को टाइम देते हैं, ऑडिट को टाइम नहीं देते। तो थ्योरी नॉर्मली निगलेक्ट होती है। तो यहाँ ये बताना बड़ा जरूरी है कि 40+ मार्क्स की थ्योरी कम से कम है। मैंने भी आपको बताया पिछले पेपर में 44 नंबर यहाँ से डायरेक्टली आए। फिर थ्योरी के आगे भी 1-2 चैप्टर्स हैं, और फिर अगर स्टैट के पोर्शन को डालें तो हम जो पढ़ रहे होंगे इस क्लास में दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये क्लास चाहे हम एक लाइट मोड में लेके चल रहे हो, लेकिन ये पास होने के लिए ज्यादा जरूरी है उस न्यूमेरिकल वाली साइड से। डन। शॉर्टकट्स या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमें यूज करने होंगे। हमें समझना होगा कि क्या है, किस तरह से है, क्या अप्रोच होगी, सवाल किस तरह से करना है। बड़ा सवाल है तो कैसे सॉल्व करना है, छोटा सवाल है तो कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ये एक अप्रोच करनी होगी और सिलेक्टिव स्टडीज से बचना होगा। ये नहीं करना कि हम एक चैप्टर छोड़ दें। हाँ, एक चैप्टर समझ लें, याद मत करें। इतना समझ लें, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एनालिसिस इतना समझ लें कि आपको पेपर में अगर सवाल आए तो आप कुछ ना कुछ उसका आंसर कर सकें। छोड़ना नहीं है, करना सारा सिलेबस है, लेकिन कुछ चैप्टर्स को जरूरत से ज्यादा टाइम देना है और कुछ चैप्टर्स को थोड़ा सा कम टाइम देना है, लेकिन टाइम सबको देना है। तो ये ओवरऑल हमारी डिस्कशन है। एंड पे वो थैंक यू वाला वो पैगाम जिसका आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। कोई ऐसी बात जो आपकी पूछने वाली हो, जो आपको ना समझ आई हो? जी जी, यहाँ फाइन वाला सिस्टम होगा। असल में जब से खाली फिजिकल क्लासेस खत्म हुई है ना, फाइन वाला सिस्टम भी बहुत हो गया। पहले खाली फिजिकल क्लास होती थी, फाइन रखते थे, कलेक्ट हो जाता था। अब इधर फाइन रखो, बच्चे ऑनलाइन जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वो वाला माहौल नहीं रहा। एक भाई ने कहा किताब का क्या होगा? किताब ICAP ने वेबसाइट पे बताया है कि वो रिवाइज कर, तो वो रिवाइज किताब ICAP की अवेलेबल होते ही उसको कंपेयर किया जाएगा पिछली किताब से। मेरे पास मेरे पोर्शन के थ्योरी के नोट भी बने हुए हैं और मेरे पोर्शन के पास पेपर के सवाल तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट के आए हैं। मैंने इससे पहले BM, BMBS और जहां जहां से ICAP ने उठाया उन सबके सवाल इकट्ठे कर लिए हैं। तो तकरीबन कोई हमारे पास कोई 75+ सवालों की प्रैक्टिस मौजूद है मेरे वाले पोर्शन से रिलेटेड।
लेकिन एक दफा किताब आ जाए तो पता लग जाए कि किसी टॉपिक के साथ उन्होंने प्लस माइनस किया है, तो अभी हमें 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली किताब आए और उसमें मिनिमम चेंजेस हो। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि शायद उसमें स्टैट कम हो जाए या खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने फौरन से बढ़ के स्टैट को ओके भी कर दिया कि वो मतलब कम से कम सवाब में तो काउंट हो जाए। जी एमसीक्यूज कितने हैं? 15 नंबर का पेपर एमसीक्यूज होता है और 85 नंबर का बाकी सारा। आईकेप के जो पेपर है उसमें 2 पोर्शन से बने हुए होते हैं, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। पार्ट ए में एमसीक्यूज और मैनेजरियल का पोर्शन डाला होता है और पार्ट बी में न्यूमेरिकल पोर्शन डाला होता है सारा। पार्ट बी अलग शीट पे करना होता है, पार्ट ए अलग शीट पे करना होता है। जी मेरी बुक भी इसमें मौजूद होगी। मैं अपने ही नोट्स का जिक्र कर रहा था कि इसके ऊपर मेरे सारे नोट्स कंपाइल हुए हुए हैं। सिर्फ मैंने आईकेप की किताब जो चेंजेस बताएगी उसको इनकॉर्पोरेट करना, वो जिस दिन चेंजेस आ जाएंगी 1-2 दिन में वो सॉफ्टवेयर में इनके हवाले कर दूंगा और ये जो स्टूडेंट्स को जिस तरह से फिजिकली प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिकली प्रोवाइड कर देंगे। सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप सेंड कर देंगे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सॉफ्ट में भी मिलेगी और गालबन कॉलेज इस वक्त फिजिकल कॉपी भेज रहा है ना ऑनलाइन वालों को भी। जी ऑनलाइन वालों को फिजिकल कॉपी भी जा रही है। जी लॉजिकल जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैक्सिमम लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका पैटर्न ही अलग है। या बीलो और सीलो वाले पैटर्न को भूल जाए, मैं आपको 4-5 तरह के सवाल दिखाऊंगा कि किसके तरह के आते हैं। इसमें प्योर क्रैमिंग के सवाल कम है, सीम्स लॉजिकल और लॉजिकल वो जरा ज्यादा है। अभी मैंने आपको वो वाला चार्ट भी दिखाना है, वो भी मौजूद था, फिर मैंने कहा पहले दिन लोग बहुत आवाजार हो जाएंगे। सर आपकी बुक भी फ्री मिलेगी जी मेरे ख्याल में, अगर कॉलेज वाले, उम्मीद तो यही है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। जी हमारी किताब भी फ्री मिलेगी जी। और ओरिएंटेशन समझ नहीं है? ओरिएंटेशन वाले लेज नहीं आए। नहीं ओरिएंटेशन में पहले कब लेज मिले? आखिरी दिन मिलते हैं, वो भी उन बच्चों को जो एंड तक बर्दाश्त कर रहे होते हैं टीचर को। चलें इधर भी बिल्कुल लेक्चर का जो आखिरी दिन होगा, अगर उस वक्त तक आप में से लोग जिंदा बचे मौजूद हुए, क्योंकि कुछ रिजल्ट के आसपास फिसल जाते हैं, कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो आखिरी दिन में जितने बच्चे, जो सबसे लास्ट डे जितने बच्चे होंगे उनको चिप्स मिल जाएंगे। ये नहीं जी भाई ओरिएंटेशन वाले चिप्स, उसके लिए आखिरी दिन का वेट करना पड़ेगा। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा? जी बिल्कुल आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा और खिलाफे तवक्को वो ओपन भी हुआ होगा। मेरी वाली साइड पे ओपन होगा और न्यूमेरिकल वाली साइड पे जिस तरह से चल रहा होता है उसी तरह से चल रहा होगा। सर इसमें और बाकी थ्योरी वाले सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? जो सीलो और बीलो उन्होंने मेंशन किया ब्रैकेट में, बीलो और सीलो में क्रैमिंग बहुत ज्यादा चाहिए, यहाँ पे लॉजिक बहुत ज्यादा चाहिए। यहाँ आप क्रैम बहुत कम कर रहे होंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, यानी कि ये पूरे सब्जेक्ट में 10 मॉडल्स हैं जिसके शायद नाम आप क्रैम कर रहे हो। अगली क्लास जी जी जो 3.25 घंटे का टाइम है, हमारी मर्जी है हम पार्ट ए पहले करें पार्ट बी पहले करें, हमारी मर्जी हम दोनों को मिक्स लेके चलें। हमारे पास दोनों आंसर शीट्स मौजूद होंगी बिल्कुल फर्स्ट सेकंड पे। जी मैंने आपको बताया कि पार्ट ए में एमसीक्यूज और थ्योरी वाला पोर्शन, पार्ट बी में न्यूमेरिकल, और किसी अलग अलग पार्ट में पास होने की जरूरत नहीं है। आपने टोटल पेपर में 50 से ऊपर नंबर लेने हैं, जैसे क्यूएम में होता था, जैसे पुराने जमाने में बिजनेस लॉ होता था जिसमें बीलो और सीलो मर्ज होते थे। तो आपने टोटल में 50 नंबर लेने हैं, हर पोर्शन में 50 नंबर नहीं लेने, 50% नहीं लेने। सर बीलो सीलो में लिखकर याद करना था कि इसमें भी लिख के करें? नहीं, इसमें 10 ऐसे मॉडल्स आएंगे, टोटल 10 ऐसे मॉडल्स आएंगे जो मैं आपको लिखने का कहूँ। बाकी ये लिख के करने वाला पेपर नहीं है, ये उस तरह से रट्टा मारने वाला पेपर नहीं है, समझने वाला है। वो जो मॉडल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली याद रखने होते हैं कि ये इस तरह का, ये इस तरह का, तो उसमें चंद नाम हमने याद करने होंगे, उसके अलावा यहाँ पे रट्टा नहीं मारना किसी चीज को। नहीं, अगेन यहाँ पे नहीं बनाना पड़ेगा। इस पेपर का मिजाज और है, ये बड़ा लॉजिकल है। ज्यादा से ज्यादा आपने वो जो 10 मॉडल्स हैं उनके लिए किताब के 10 सफ़े या 20 सफ़े अपने वो रख लें रजिस्टर के, कि उसमें आप वो बस मॉडल का मतलब है जैसे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये एक मॉडल कहलाता है। पेस्टल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेस्टल कहते हैं आपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट को देखना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो ये मॉडल्स होते हैं। तो 10 टोटल मॉडल्स हैं हमारे सिलेबस में, उनको याद करना पड़ेगा, उसके अलावा हर चीज समझने वाली है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा है इसमें, टू वे कम्युनिकेशन हो रही होगी, मैं आप लोगों को बार बार इन्वॉल्व कर रहा हूँ,
और बहुत सारी जगह पे हम बिजनेस की एग्जांपल्स दे रहे होंगे, और आप लोगों ने अभी तक ज्यादा बिजनेस तो नहीं देखे, तो हम कॉलेजेस की एग्जांपल भी दे सकते हैं, किस इंडस्ट्री की भी दे सकते हैं, और जो कॉमनली नोन कंपनीज हम उसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। सर ओरिएंटेशन शीट सॉफ्ट में अवेलेबल कर देंगे? जी बिल्कुल, ये अवेलेबल हो जाएगी, ये थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। मैं जरा ऐसे साथ में सेव भी कर लूं मार्किंग समेत, ताकि मेरे वो गंदे गंदे से निशान भी इसमें महफूज हो। ठीक है जी, यहाँ चीजें कवर हो गई। सर हैंडआउट शेयर करवा दें ग्रुप में? जी ये बिल्कुल हो जाएंगे। सर ऑनलाइन वाले भी 2 वे? जी बिल्कुल, जब मैं सवाल पूछा करूंगा तो मैं पूछने के बाद इधर भी देखा करूंगा कि ऑनलाइन वाले जो है ये उस पर क्या क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे, मजा आएगा। शुरू का जो पहला चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपटीशन के बारे में, जो चैप्टर नंबर 7 है ना, कि बिजनेसेस कंपीट कैसे करते हैं और अपने इर्द गिर्द के उससे किस तरह से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। भाई कुछ कहना? जी सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या लॉ की तरह होगा? मैं एक दफा फिर से रिपीट कर दूं कि इसमें 4-5 तरह के सवाल होते हैं डिफरेंट, ये लॉ वाला पैटर्न नहीं है। मैं हर सवाल का आपको पैटर्न बता रहा हूँ इंशाल्लाह। वो अगेन मैंने आपको बताया कि वो एक अलग वर्किंग है, लेकिन आज मैंने इसलिए उस वर्किंग को शेयर नहीं किया कि ये बहुत अर्ली हो जाएगा आज। मतलब इसमें टोटल 4 के करीब सवाल होते हैं, 3 या 4। पिछले पेपर में 4 सवाल आए हैं, उससे पिछले पेपर में 3 सवाल आए हैं हमारे पोर्शन के, फिर सवालों के पार्ट्स बने हुए होते हैं। जी बिल्कुल होगा, उसी के अंदर ही रहते हैं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं आएगा यहाँ, लेकिन लॉजिकल जरा ज्यादा होगा, तो खुद से सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा खुद से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ राइटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक भाई ने मुझे खुदाफिज कहने के लिए कहा ओके हो गया सर जी, कि हाँ ठीक है, मतलब जान छोड़ो बहुत हो गया। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। कल से पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको ये ओरिएंटेशन के हैंडआउट सॉफ्ट में ग्रुप में मिल जाएंगे, आप लोगों का भी ग्रुप है, फिजिकल वालों का भी, आपके ग्रुप में भी आ जाएंगे, वहां पे भी आ जाएंगे, और मैं कॉलेज से पूछूंगा अगर इनका बजट हमारे सब्जेक्ट में भी अलाउ करे तो आपको फोटोकॉपी दे देंगे। ठीक है, आपको तो थ्योरियां जरा गरीब होती है। जी जी, ऑडिट ऑनलाइन ले सकते हैं, यानी कि है तो मेरा फिजिकली, लेकिन थोड़ा क्रैश है लाइव बेहतर है ऑडिट। फिजिकल हो जाए तो अच्छा है, फिर आप फीडबैक नहीं दे सकेंगे ना, वो क्योंकि वो वाला लाइव नहीं है।